हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और अपने लास्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को स्टार्ट किया था और बेसिक डेफिनेशन देखी थी कि एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं और उनका फर्दर क्लासिफिकेशन डबल सॉल्ट्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर देखा था। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये हमारा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर की जो भी आपकी पीडीएफ है, जो भी ये मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे आप कोई भी क्वेरी भी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला, इसको 4 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे टाइप 1, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आयन प्रेजेंट इन इट, यानी उसके अंदर किस तरह का नेचर ऑफ आयन प्रेजेंट है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। उसको भी फर्दर क्लासीफाई किया जाता है सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। मैं एग्जांपल लिखूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। देखो, K4Fe, यहाँ पे लिखा मैंने CN6। अब इस एग्जांपल की खास बात आप देखने की कोशिश करिए। ये जो एग्जांपल लिखा गया है, इसके बाहर ये जो कैटायनिक पार्ट है, पोटेशियम K+ में देगा, ये कैटायन है। तो कैटायन कैसा है? सिंपल नेचर का है। और ये जो पूरा का पूरा बचा, ये क्या है? कैटायन को छोड़ देंगे तो एनायन बचा। ये पूरा का पूरा कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। तो ये ऐसे क्लासिफिकेशन है कि सिंपल कैटायन होगा, कॉम्प्लेक्स एनायन होगा। जैसे अगर आपके सामने मैं एक और एग्जांपल लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे मान लो K3Al C2O4 होल थ्राइस। आपको इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये रटने मत लगना, बस समझने के लिए है, ठीक है। कि जैसे मान लो यहाँ पे भी देखो तो ये आपका पोटेशियम है, तो ये कैटायनिक पार्ट है, तो ये कैसा है आपका? दिस इज सिंपल। और जो पूरा का पूरा बचा वो क्या हो जाएगा? एनायनिक पार्ट हो जाएगा। ये हो गया एनायनिक पार्ट। और ये कैसा है आपका? कॉम्प्लेक्स नेचर का, क्योंकि मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एंटिटी लिखी जाती है। तो आप देखना, आपने पहला क्लासिफिकेशन देखा सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। अब देखो पार्ट बी, आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? देखो, कॉम्प्लेक्स कैटायन अब जो होगा उसी का सेकेंड टाइप है, कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा और सिंपल एनायन होगा। कॉम्प्लेक्स कैटायन, जैसे मान लो कुछ भी इसका एग्जांपल लिख सकते हो। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे CONS3 होल 5 CO3Cl। मान लो मैंने ये एग्जांपल लिख दिया। तो अब आप देख सकते हो इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर Cl है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, आपको तो पता ही है। और ये कैसा है? ये सिंपल नेचर का है। तो इस बार हमारा जो एनायन है वो सिंपल हो गया, जो बचा वो कैटायन होगा। और ये कैसा नेचर का हो गया? आप देख लो, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स कैटायन हो जाएगा, सिंपल एनायन हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, जैसे MnH2O होल 6SO4। अब इसमें भी देखो, ये जो सल्फेट है ये तो कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है नहीं, तो ये क्या हो गया? सिंपल एनायन हो गया। और ये जो बचा ये कैटायनिक पार्ट, ये हो गया कॉम्प्लेक्स कैटायन हो गया। CC लिख दिया, कॉम्प्लेक्स कैटायन हो गया। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, कॉम्प्लेक्स कैटायन भी हो और कॉम्प्लेक्स एनायन भी हो, यानी इसमें जो दोनों की दोनों स्पीसीज प्रेजेंट होंगी वो कैसी होंगी? आपकी कॉम्प्लेक्स नेचर की होंगी। अगर मैं इसका कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहूँ, देखो यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल लिख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि ये आपको इस तरह से रट के लिखना। आप अपने मन से जब ये चैप्टर पढ़ लोगे तो कोई सा भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा PTPY4 PTCl4, ये पिरिडीन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो ये मान लो 2 चीज़ें लिखा, तो इसमें ये जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैटायन, और बाद वाला क्या है? ये एनायनिक पार्ट है, तो ये हो गया एनायन और ये हो गया कैटायन। अब देखो कैटायन भी कैसा है? इट इज़ ऑल्सो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और एनायन कैसा है? ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो आपने ये देखा एक ऐसा क्लासिफिकेशन जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन भी हो और कॉम्प्लेक्स एनायन भी हो। और एक होता है आपका न्यूट्रल कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रल कंपाउंड मतलब ये देखो, एक मैं एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे मान लो NiCO होल 4। इसमें बेसिकली होता क्या है ना, अभी जब चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो और आपको ये समझ में आ जाएगा। ये जो लिगैंड्स होते हैं ये आपके न्यूट्रल नेचर के होते हैं। न्यूट्रल नेचर का लिगैंड होता है जो मेटल के साथ अटैच होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं न्यूट्रल कंपाउंड्स कहते हैं। इनके ऊपर कोई ऐसा चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम न्यूट्रल कंपाउंड्स की कैटेगरी में रख देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह के, ये जब हम अभी चैप्टर और आगे जैसे से प्रोसीड करेंगे आपको समझ में न्यूट्रल वाले की अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाएगी। जब ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज पढ़ेंगे तो उसमें और आ जाएगा। तो एक बार जल्दी से पहले ये फर्स्ट वाली क्लासिफिकेशन आप देख लो, तब चलते हैं हम आगे। देखो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहला पढ़ा हमने
कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आयन प्रेजेंट इन इट। देखो ये वाला क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसमें आयन किस तरह का प्रेजेंट है। पहले हो सकता है, देखो तीन ही तो केस बन सकते हैं, सिंपल कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। एक क्या बन सकता है, कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन। एक क्या बन सकता है, कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। और एक बन सकता है न्यूट्रल। मैंने आपको ये बोला न्यूट्रल वाला, और जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो पहला क्लासिफिकेशन होप करते हैं आपको ये एकदम क्लियर कट तरीके से समझ में आ गया होगा, कुछ एज सच उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन हमें है यहाँ पे, आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपके, ये है टाइप 2। टाइप 1 हो गया हमारा, ठीक है। टाइप 2 ये है होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक लिगैंड्स के बेसिस पे। अब ये होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक क्या है, मैंने देखो बहुत सिंपल शब्दों में लिख दिया। होमोलेप्टिक का मतलब होता है ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके अंदर जो लिगैंड है वो सेम नेचर का ही प्रेजेंट होना चाहिए, यानी एक ही तरह का लिगैंड प्रेजेंट होना चाहिए। और हेट्रोलेप्टिक में क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे सेम टाइप, जैसे देखो जैसे बहुत सिंपल है, जैसे देखो K4FeCN6 मैंने ये लिखा, तो देखो इसमें जो मेटल के साथ जो एंटिटी अटैच होती है ना उसको हम लिगैंड्स कहते हैं। अभी इसकी डेफिनेशन भी आगे चल के हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो ये जो CN है ये एक ही तरह का लिगैंड इस मेटल के अंदर प्रेजेंट है, बस एक ही तरह का, बस साइनाइड ही तो प्रेजेंट है इसके अंदर। तो ये क्या हो गया, होमोलेप्टिक, यानी एक ही तरह का लिगैंड उसके अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे कोई आप और एग्जाम्पल देखना चाहो यहाँ पे, जैसे लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे मान लीजिए ये NiNH3 6 2 पॉजिटिव, ये देखो ये मान लो मैंने लिखा, तो यहाँ पे भी देखो जो लिगैंड प्रेजेंट है वो तो एक ही नेचर का है ना, एक ही तरह का ही लिगैंड NH3 है। अब देखो हेट्रोलेप्टिक एग्जाम्पल लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा FeH2O4 C2O4 स्क्वेयर ब्रैकेट, यहाँ पे 2 माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये देखो ये मैंने एग्जाम्पल लिखा आपका, सॉरी 2 प्लस कर देते हैं, ये एग्जाम्पल लिखा। तो अब यहाँ पे ज़रा अब देखने की कोशिश करो, यहाँ पे देखो कितने तरह के लिगैंड्स आपके प्रेजेंट हैं। देखो एक लिगैंड आपका आ जा रहा है वाटर, ठीक है, और एक तरह का लिगैंड देखो यहाँ पे आ जा रहा है आपका ये C2O4। तो आप देख रहे हो दो अलग अलग तरह के लिगैंड यहाँ पे एक ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हो जा रहे हैं। तो जब दो अलग अलग तरह के लिगैंड आ जाएं या उससे ज़्यादा आ जाए तो उसको हम कहते हैं हेट्रोलेप्टिक नेचर का, और वहीं पे केवल और केवल एक ही तरह का अगर हो तो उसको हम कहते हैं होमोलेप्टिक नेचर का, ठीक है। जैसे देखो अगर मान लो होमोलेप्टिक में और एग्जांपल लिखना चाहो तो देखो एक और लिख देते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा PTNH3 4, इस तरह का मैंने कुछ लिख दिया। तो आप ये बताओ इसमें क्या है, एक ही तरह का लिगैंड प्रेजेंट है ना, तो ये होमोलेप्टिक हो गया। लेकिन वहीं पे देखो अगर मैं यही एग्जांपल कुछ इस तरह से लिख देता कि जैसे PTNH3 Cl2, तो अब बताइए, अब देखो इसमें दो तरह के लिगैंड आ गए, एक तो आ गया ये आपका क्लोरीन और एक क्या आ गया आपका यहाँ पे NH3, तो दो हो गए, या उससे ज़्यादा, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे दो से ज़्यादा अगर हम बोलना चाहें, आपको लग रहा होगा दो ही दो हैं, तो देखो दो से ज़्यादा के लिए भी कोई एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे देखो एक लिख देते हैं यहाँ पे PTNH3 NOCl2Br। अब देखो ये भी कैसा है, हेट्रोलेप्टिक है। कैसे हेट्रोलेप्टिक है, देखो एक लिगैंड क्या हो गया आपके पास NH3, एक लिगैंड क्या हो गया आपके पास NO आ गया, और एक लिगैंड क्या हो गया आपके पास Cl2 हो गया। तो एक से ज़्यादा भी हो जाए तो सिंपल शब्दों में इसका मतलब यही है कि अगर एक ही तरह का लिगैंड है तो होमोलेप्टिक, एक से ज़्यादा है तो हेट्रोलेप्टिक बोलते हैं। तो आपने अभी स्टार्टिंग के दो क्लासिफिकेशंस बहुत अच्छे से कवर कर लिए। एक हो गया ऑन द बेसिस ऑफ आयंस प्रेजेंट, जो कि सिंपल कॉम्प्लेक्स से बांट रहा था। दूसरा हो गया किस नेचर का लिगैंड उसके अंदर प्रेजेंट है, सेम तरह के लिगैंड्स हैं या डिफरेंट तरह के लिगैंड्स हैं, ठीक है, ये हो गया। और अभी लिगैंड्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर फॉर्मल डेफिनेशन अपने नेक्स्ट लेक्चर में हमको यही पढ़ना है, तो घबराना नहीं कि सर ने अभी बताया नहीं लिगैंड्स की डेफिनेशन, सब कुछ अभी आएगा, सिस्टमैटिक फॉर्मेट में आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन इट। ये मेरी तीसरी क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन इट। इसमें देखो कैसे क्लासीफाई करते हैं, एक होता है होमोन्यूक्लियर, एक होता है पॉलीन्यूक्लियर। इसका मतलब क्या है, इसमें बस मेटल एटम से हमको फ़र्क पड़ता है, यहाँ भी मेटल और बस मेटल एटम से ही हमको फ़र्क है। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही मेटल प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे जो है ना ओनली वन मेटल बोला है, इसका मतलब क्या है, नंबर से है मेरा, इसका मतलब मेरा नंबर से है, ठीक। अभी मैं समझाता हूँ। और अगर एक से ज़्यादा मेटल प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं, मोर देन वन मेटल प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियर। अब मैं नंबर क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो ये भी समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, देखो K4FeCN6, ये मान लो मैंने एग्जांपल लिखा।
तो यहाँ पे आप बताओ मेटल कौन सी चीज़ है, मेटल है यहाँ पे आयरन, और आयरन की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, केवल और केवल एक वन ही आयरन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कि ये होमोन्यूक्लियर के अंदर आ जाएगा, ये वाला इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप एक केस देखने की कोशिश करो, जैसे देखो मेरा ओनली वन कहने का मतलब क्या था, इसको समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा आपका, देखो ध्यान से, H2O होल 4, यहाँ पे लिखा मैंने CO, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया यहाँ पे OH माइनस, यहाँ पे मान लो इस तरह से लिख दिया NH2, यहाँ पे लिख दिया मैंने Cr, यहाँ पे लिखा मैंने NH3 होल 4, और उसके ऊपर कर दिया मैंने 4 माइनस। अब ज़रा ये स्ट्रक्चर देखो, आप बताओ ये होमोन्यूक्लियर है कि पॉलीन्यूक्लियर है। आप बोलोगे देखो इस सर गिवन स्ट्रक्चर में दो मेटल प्रेजेंट है, कैसे, एक तो देखो यहाँ पे CO कोबाल्ट प्रेजेंट है, और यहाँ पे देखो एक हो गया क्रोमियम, तो मोर देन वन मेटल प्रेजेंट है, तो इसलिए आप इसको किस कैटेगरी में रख दोगे, ये हो जाएगा आपका पॉलीन्यूक्लियर। लेकिन देखो अगर मैं कुछ इसी एग्जांपल को इस तरह से लिखता, ध्यान से देखो, NH3 होल 4 CO, यहाँ मैं लिख दूँ इस तरह से NH2, यहाँ पे लिख दूँ मैं NO2, फिर मैं लिख दूँ CO NH3 होल 4, ऐसे करके लिख देते हैं NO3 होल 4। मान लो इस तरह से मैंने एक एग्जांपल लिखा। अब भी देखो इस गिवन कंपाउंड में यहाँ पे भी कोबाल्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कोबाल्ट प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट तो एक ही मेटल है लेकिन उसकी क्वांटिटी क्या हो गई, दो हो गई ना, तो उसको हम पॉलीन्यूक्लियर बोलेंगे। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि होमोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर कैसे डिस्टिंक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बात से डिस्टिंक्ट करते हैं कि जो मेटल है उस मेटल की जो नंबर आ रही है वो कितनी आ रही है, उस मेटल की नंबर कितनी आ रही है। अगर मेटल की नंबर 1 है तो वो होमोन्यूक्लियर, अगर मेटल की नंबर 2 है तो वो हो जाएगा पॉलीन्यूक्लियर के अंदर चला जाएगा। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि पॉलीन्यूक्लियर में कि वो सेम टाइप का मेटल प्रेजेंट है या एक से ज़्यादा है। देखो इस बात को मैंने अलग से मेंशन कर दिया था, सेम टाइप का भी हो सकता है या डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। ये वाला जो मैंने नीचे एग्जांपल लिखा, ये वाला, ये किसका है, ये आपका सेम टाइप वाले में फॉल कर जाएगा कि है तो कोबाल्ट ही प्रेजेंट लेकिन क्वांटिटी 2 हो गई, तो पॉलीन्यूक्लियर। और ये वाला जो मैंने यहाँ पे ये जो एग्जांपल लिखा है, इसको आप कह सकते हो ये हो जाएगा डिफरेंट टाइप के अंदर फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, होप करते हैं आपको इसको भी समझ में आ गया होगा। सॉरी, ऑन द टाइप्स ऑफ मेटल प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो अभी तक 3 क्लासिफिकेशन देख लिया हमने। पहला देख लिया चार्ज के बेसिस पे, दूसरा देख लिया होमोलेप्टिक हेप्टोलेप्टिक, एक लिगैंड प्रेजेंट है एक से ज़्यादा, तीसरा देख लिया मेटल एटम के तरफ पे। अब देखो फोर्थ और इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन लास्ट ये बचता है, और इसी के बाद आज का लेक्चर भी खत्म कर देंगे। ये है टाइप 4 ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्टेबिलिटी के बेसिस पे कैसे डिफाइन करते हैं। एक होता है हमारे पास में परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और एक होता है हमारे पास इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। इसको ज़रा समझने की कोशिश करना। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जो जिसको सिंपल भाषा में लिखें कि दैट डू नॉट डिसोसिएट, दैट डू नॉट डिसोसिएट। और ये ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं दैट डिसोसिएट ईजिली, दैट डिसोसिएट ईजिली। देखो कल जब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जिन भी चीज़ों को लिखा जाए, जैसे XYZ मैंने लिखा, तो ये जनरली आपके डिकम्पोज नहीं होते, ये इन चीज़ों का टेस्ट नहीं देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ें लिखी रहेंगी ना, वो भी आपकी क्या कहेंगे, इस तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे, और ये डिसोसिएट करके X प्लस Y माइनस मान लो Z प्लस इस तरह की चीज़ें कुछ दे देंगे। तो इस तरह का जो फिनोमिना होता है इसको हम इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस के अंदर करते हैं, और वही चीज़ें जो इसको नहीं शो करते हैं उसको परफेक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर रखते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लो अभी तक जो लिखते आ रहे हैं बार बार K4FeCN6, इसी से देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा K4FeCN6, तो ये वाला जो आपका कॉम्प्लेक्स है ये कभी भी इस तरह का डिसोसिएशन नहीं शो करेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये डिसोसिएट करेगा। जैसे देखो और अच्छे से लिख देता हूँ मैं इसको, जैसे मान लो अगर आप इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे, एक्वस मीडियम दोगे, तो ये किसके अंदर टूट जाएगा, आपका 4K+ के अंदर टूट जाएगा, और ये हो जाएगा FeCN6 4- के अंदर टूट जाएगा। लेकिन ये जो यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी बनी ना, ये फिर फर्दर आपकी इस तरह से डिकम्पोज नहीं करेगी। आप इसको इस तरह से नहीं तोड़ सकते कि Fe2+ और 6Cn- के अंदर टूट जाए। ये वाला जो काम है ये यहाँ पे कभी भी नहीं हो सकता, ये यहाँ पे क्रॉस है।
तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो डिसोसिएट ना करे, पानी डालो लेकिन वो डिसोसिएट ना करे, दैट डू नॉट डिसोसिएट, तो उसको आप कहोगे दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो डिसोसिएट कर जाते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखना चाहूँ तो इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल आता है CdCN4 2+ कर दें या यहाँ पे कर देते हैं, चलो K2CdCN4 ये होता है। जब आप इसको वाटर के साथ में ट्रीट करते हो तो ये टूट जाएगा आपका 2K+ CdCN4 2-, इसके अंदर डिसोसिएट कर जाएगा। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स ऐसा है, ये भी फर्दर अपने, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये भी फर्दर डिसोसिएट कर जाता है। और किसके अंदर टूट जाता है, ये टूट जाता है आपका Cd2+ और 4Cn- के अंदर डिसोसिएट कर जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसको वाटर में डाला तो सही, लेकिन वो फाइनली सभी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर टूट गया। तो ये तो कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी ही नहीं हुई, कल जो हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स की तो मेन प्रॉपर्टी यही थी ना कि वो अपने जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की लिखी हुई चीज़ें हैं उसमें डिसोसिएट ना हो, ये तो उस प्रॉपर्टी को वायलेट कर गया। तो इसीलिए इसका नाम ही क्या रखा गया है, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। दीज आर इम्परफेक्ट इन नेचर, यानी इसको कॉम्प्लेक्स कहना ही गलत होगा। ठीक है, तो ये हो गया इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस, ये हो गया आपका परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस जो डिसोसिएट ना करे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने 4 तरीके से क्लासिफिकेशन करने को सीखा। पहला क्लासिफिकेशन हुआ आयंस के बेसिस पे, दूसरा हो गया होमोलेप्टिक हेप्टोलेप्टिक के बेसिस पे, तीसरा हो गया उसके अंदर किस तरह के मेटल प्रेजेंट है, और चौथा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के बेसिस पे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। और इसकी अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है इस लेक्चर की तो आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।